हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम जो है बिहार बोर्ड क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो है मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि ये क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में ही रहेगा। बोर्ड जब फाइनल एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट टाइम क्वेश्चन 2 नंबर का है। जैसे आप एग्जाम देंगे तो आपको शॉर्ट टाइम क्वेश्चन 30 ठो पूछता है और उस 30 में जो है आप उसमें लिखा रहेगा से 1 से लेकर 30 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें से आपको 15 का जवाब देना रहता है। समझे? तो यही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स का होता है। पहला क्वेश्चन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आप क्या समझते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर आप पढ़ रहे हैं, अकाउंट पढ़ते होइएगा, तो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर जो एनपीओ के नाम से जाना जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके नाम से वो चैप्टर जाना जाता है। और उसी चैप्टर का ये थ्योरी है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आप क्या समझते हैं, यानी प्राप्ति और भुगतान खाता। समझ गया? तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है, या प्राप्ति और भुगतान खाता किसे कहते हैं, या प्राप्ति और भुगतान खाता से क्या अभिप्राय है, या क्वेश्चन कहेगा प्राप्ति और भुगतान खाता को परिभाषित करें। सबका मतलब एक ही होता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा जो लैंग्वेज है लैंग्वेज थोड़ा परिवर्तन कर दिया है, बाकी सब क्वेश्चन सेम ही है। जैसे आय व्यय खाता को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब क्वेश्चन कहेगा कि आय व्यय खाता क्या है। सपोज दैट मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दिया अब एग्जामिनेशन में कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यह एक प्रकार का रियल अकाउंट है। यह एक प्रकार का क्या अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। और यह जो है कैश बेसिस के आधार बनाया जाता है। किसके बेसिस पे? कैश बेसिस पे। इसमें आयगत और पूंजीगत दोनों प्रकार के कैश को लिया जाता है। इसमें 2 साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। हमेशा ध्यान देंगे कि आपका जो डेबिट साइड होगा, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, नहीं तो मेरा जो डेबिट होगा वो कौन होगा बताइए। जैसे ऐसे हम खड़े होंगे तो आप इधर से इधर खड़े होंगे तो लेफ्ट क्या हो गया? डेबिट होगा। तो राइट क्या होगा? क्रेडिट होगा। यानी डेबिट साइड में हम प्राप्तियां को लेते हैं, रिसीट्स को लेते हैं, और इधर जो होता है क्रेडिट साइड, उस क्रेडिट साइड में हम पेमेंट को लेते हैं, यानी भुगतान। रिसीट साइड में जितना मेरा प्राप्ति होगा, जो पैसा हम प्राप्त करेंगे, सारे को रिसीट साइड में दिखाएंगे, और जितना मेरा भुगतान होगा, जिस सबको हम भुगतान करेंगे, वो मेरा किस साइड जाएगा? पेमेंट साइड। रिसीट साइड में आपको ओपनिंग कैश रहता है, ओपनिंग बैंक रहता है, ओपनिंग कैश इन हैंड रहता है, ओपनिंग कैश एट बैंक। क्लोजिंग साइड में भी क्लोजिंग कैश रहता है, क्लोजिंग बैंक रहता है, क्लोजिंग कैश इन हैंड रहता है, क्लोजिंग कैश एट बैंक रहता है। लेकिन जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से हमें एक ही चीज़ का जानकारी मिलता है, चाहे वह ओपनिंग कैश बैंक हो या क्लोजिंग कैश या बैंक। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो रिसीट पेमेंट अकाउंट कैसे हम लोग लिखेंगे? कैसे तो लिखेंगे, रिसीट पेमेंट अकाउंट से आज एक ऐसी अकाउंट से होती है, या अभिप्राय लगा सकते हैं आप, या तात्पर्य लगा सकते हैं, एक ऐसी अकाउंट से होती है जिसके अंतर्गत इसमें 2 साइड होते हैं। एक होते हैं डेबिट साइड, दूसरा होता है क्रेडिट साइड। यह एक प्रकार का रियल अकाउंट है। कौन अकाउंट कहते हैं इसको? रियल अकाउंट, यानी वास्तविक खाता कहते हैं। इसके डेबिट साइड में, किसके डेबिट साइड में? रिसीट और पेमेंट के डेबिट साइड में सारे प्राप्तियां को लेते हैं, और पेमेंट साइड में सारे भुगतान को लिया जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से हमें या तो ओपनिंग कैश बैंक प्राप्त होगा, या नहीं तो क्लोजिंग कैश या बैंक प्राप्त होगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं?
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर आप पढ़े होइएगा तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो ऐसे ही इसका फॉर्मेट होता है, ध्यान दीजिए, ऐसे इसका फॉर्मेट होता है। इधर होता है रिसीट साइड, इधर होता है पेमेंट साइड। यहाँ पे होता है अमाउंट, यहाँ पे होता है अमाउंट, यहाँ होता है टू, इधर होता है बाय। अगर आप बनाए होंगे तो लास्ट में दोस्तों क्या करते हैं, टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद या तो आपका ओपनिंग या तो कैश आएगा या तो बैंक आएगा, या नहीं तो बाय में क्लोजिंग कैश आएगा, नहीं तो मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से हमको यही प्राप्त होता है, चाहे वो ओपनिंग कैश हो या बैंक हो, चाहे क्लोजिंग कैश या, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब कहता है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभ या संचित हानियों का समायोजन आप किस प्रकार करें। जैसे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का सवाल है, जैसे पार्टनरशिप पढ़ी होइएगा तो पार्टनरशिप में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एडमिशन, साझेदार का प्रवेश, एडमिशन के बाद पढ़ते हैं रिटायरमेंट, नहीं रिटायरमेंट के बाद बोलते हैं पढ़ते हैं डेथ। तो वही रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, वही अवकाश ग्रहण कर का क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनर, कोई साझेदार अगर अवकाश ग्रहण करता है तो उस समय अगर मान लीजिए व्यवसाय का अगर संचित लाभ होगा, या मान लीजिए संचित लाभ होगा या संचित कोई रिजर्व होगा या हानि होगा, कोई लॉस होगा, तो उसको हम लोग किस प्रकार से समायोजन करेंगे। मान लीजिए कि कोई पार्टनर है वो रिटायर कर रहा है, तो रिटायर करते समय उसको क्या सब मिलता है। जैसे वो एडमिशन हुआ था तो एडमिशन में वो क्या लेके आया था, जब कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, प्रवेश होता है, तो उसमें वो लेके आता है कैश और गुडविल लेके आता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण करेगा, कोई पार्टनर अगर रिटायर करेगा, तो रिटायर करते समय वह अपने हिस्से का पहले वो जितना पूंजी लगाया तो पूंजी लेके जाता है, उसके बाद गुडविल का हिस्सा लेके जाता है, उसके बाद व्यवसाय का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में हिस्सा लेके जाता है। इसके साथ साथ अगर कोई मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस हो, मान लीजिए सपोज दैट कोई प्रॉफिट लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या वो डेबिट भी हो सकता है या वो क्रेडिट भी हो सकता है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, चाहे वो रिजर्व फंड हो, रिजर्व फंड, ये कुछ भी हो सकता है। अगर पार्टनर जाएगा, इस सारे शेयर में पार्टनर का हिस्सा होगा, तो इसको अगर हम बांटेंगे तो चाहे रिजर्व हो, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस होगा। सपोज दैट क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, इस सारे को क्या करेंगे, जब एंट्री एडजस्ट करेंगे हम लोग तो इस सारे को डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर रिटायर करता है, जो अवकाश ग्रहण करता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाए है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभ या हानि का समायोजन आप किस प्रकार करेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदार के जब अवकाश ग्रहण करता है उस समय हम लोग संचित लाभ या संचित हानि को समायोजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं। जितना मेरा प्रॉफिट होता है सारे प्रॉफिट को डेबिट करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अगर लॉस होगा, सपोज दैट लॉस हो गया, तो ऐसी दशा में पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट करेंगे। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि अधिक अभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन और कम अभिदान मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन। अब ये ओवर और अंडर की बात कर रहा है, सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है। जब हम कंपनी पढ़े थे तो ध्यान दीजिए उस समय इशू ऑफ शेयर, अगर याद होगा इशू ऑफ शेयर पढ़े होइएगा, तो इशू ऑफ शेयर में सिंपल एंट्री हम लोगों ने पास किए थे, नहीं इसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल था, ये सिंपल एंट्री पास करते थे। उसके बाद इसमें हम पढ़े क्या, इसमें एक्स्ट्रा में पढ़े प्रीमियम, उसके बाद पढ़े एरियर, उसके बाद पढ़े डिस्काउंट। ये पढ़ने के बाद हम लोग अगला टॉपिक उसी में था ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जितना आप शेयर इशू करेंगे, कंपनी के द्वारा जितना शेयर इशू किया जाएगा उससे अधिक प्राप्त कर लिया।
जैसे सपोज दैट भाई कोई कंपनी है, वो कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है। कितना शेयर इशू करती है? 10,000 शेयर इशू करती है मान लीजिए, और जनता के द्वारा एप्लीकेशन आ गया 12,000, तो ये क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब यहाँ पर सेंस ये है कि बेचने वाला कम है और लेने वाला ज़्यादा है, तब ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। कि जब बेचने वाला का संख्या कम हो और लेने वाला का संख्या ज़्यादा हो, तो ऐसी दशा में क्या कहलाएगा? वो ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। इस ओवर सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या करते हैं? इस ओवर सब्सक्रिप्शन अगर आप पढ़े हैं तो आप ओवर सब्सक्रिप्शन को हम लोग कभी कभी क्वेश्चन अगर बनाते होइएगा, उसमें दिया रहता है कि जो पैसा अत्यधिक है उसको बाय बैंक रिटर्न कर दीजिए, या कभी कभी दिया आता है कि आपको रिटर्न नहीं करना है, उस पैसा को अगले कॉल के लिए क्या कर लीजिए? आप एडजस्ट कर लीजिए। वो क्या कहलाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको लिखें कैसे? लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जब जनता के द्वारा कंपनी के द्वारा जितना शेयर इशू किया जाता है, मतलब जितना अंश मार्केट में इशू किया जाता है, अगर जनता के द्वारा उससे ज़्यादा एप्लीकेशन प्राप्त कर लिया जाता है तो क्या कहलाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कहता है अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अंडर इस क्या होता है? नीचे, मतलब कम, मतलब जो है कंपनी जितना शेयर इशू करती है उससे कम जो है एप्लीकेशन आता है, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जैसे 10,000 शेयर इशू किए, जनता के द्वारा कितना आया? 9,000, 8,000 भी आ सकता है, 7,000 भी आ सकता है। मतलब 10,000 से अगर कम अगर जनता के द्वारा अगर शेयर रिसीव किया जाता है तो ऐसी दशा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन यही था कि ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन आप क्या समझते हैं? तो आप सिंपली सी बात भाषा में लिख सकते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन वह सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें कंपनी के द्वारा जितना शेयर इशू किया जाता है, जितना शेयर निर्गमन किया जाता है, जितना शेयर जारी किया जाता है, उससे अधिक जनता के द्वारा एप्लीकेशन प्राप्त किया जाता है, वो क्या कहलाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन वह सब्सक्रिप्शन होता है जिसके अंतर्गत कंपनी के द्वारा जितना शेयर इशू किया जाता है उससे कम जनता के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुपात का अर्थ स्पष्ट करें। अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो। नहीं, आप अगर कंपनी पढ़े होइएगा तो कंपनी में आपके बुक में ही दिया हुआ है रेशियो एनालिसिस, नहीं अनुपात विश्लेषण। तो यहाँ पे अनुपात का अर्थ बता स्पष्ट कीजिए, या क्वेश्चन पूछ सकता है अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात को परिभाषित करें, अनुपात क्या होता है नहीं, तो अनुपात के लिए बताएं। अगर ये सेशन आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं, ताकि ऐसे ही हम वीडियो डालते रहेंगे और ये जितना सारा जो क्वेश्चन हम अभी डालेंगे अकाउंट का, जितना पढ़ाएंगे सारा मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए लाभदायक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाले अगले बच्चों को भी इससे कुछ फायदा हो सके। तो अनुपात का अर्थ को स्पष्ट करें। अनुपात का अर्थ होता है सबसे छोटा। नहीं, आप पढ़े होइएगा, रेशियो पढ़े होइएगा, तो रेशियो को हम लोग क्या करते हैं? काट काट के हम छोटा कर लेते हैं। नहीं, जितना सबसे छोटा होगा वही अनुपात कहलाता है। तो अनुपात किसे कहते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं अनुपात निकालने के लिए हमें दो संख्या की आवश्यकता होती है। एक संख्या को अंश बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसी को न्यूमरेटर बोलते हैं, और दूसरी संख्या को हर बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अंश में हर से भाग देने के बाद, मतलब एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने के बाद जो परिणाम आता है उसे क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। कोई दिक्कत? और अनुपात का मतलब ही होता है कि सबसे छोटा, जितना छोटा हो सके वो अनुपात कहलाता है। इसमें किसी को दिक्कत अनुपात में? अगर दिक्कत है तो बताइए, क्या कि अगर ये क्वेश्चन को आप जितना बार प्रैक्टिस करेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन है और मोस्ट VVI है, ये आना ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो अनुपात समझ गए? तो लिखेंगे कैसे अनुपात को? अनुपात से आस या अभिप्राय या तात्पर्य एक ऐसी अनुपात से होती है जिसके अंतर्गत अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटा। और अनुपात निकालने के लिए दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। एक संख्या को अंश बोलते हैं और दूसरी संख्या को हर बोलते हैं। अंश में हर से भाग देने के बाद, यानी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने के बाद
जो परिणाम आता है उसको क्या बोलते हैं, अनुपात कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, अधिकृत पूंजी क्या है, यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है। ऑथराइज्ड कैपिटल आप कंपनी जब पढ़ी हुईगा शुरू में तो वहां पे आप पढ़े होइएगा ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, नहीं अधिकृत पूंजी क्या होता है, यानी कंपनी के द्वारा अपने अधिक से अधिक पूंजी को ऑथराइज करवा लेता है, रजिस्टर्ड करवा लेता है। क्या करवाता है, वो अपने पूंजी को अधिक से अधिक पूंजी को क्या कर लेता है, ऑथराइज करवा लेता है, ताकि भविष्य में उसको किसी प्रकार का समस्या का समाधान न करना, समस्या को झेलना न पड़े। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए से हम ऑथराइज हैं किसी जैसे मान लीजिए हार्डवेयर में एसीसी सीमेंट के लिए ऑथराइज हैं या लाफार्ज के लिए ऑथराइज है, और ऑथराइज में हम बता रहे हैं कि एसीसी का जो है अमाउंट अधिक से अधिक हम 1 लाख से अधिक का नहीं रख सकते हैं। तो आप जितने के लिए ऑथराइज हैं आप उतना ही रख सकते हैं, उससे कम रख सकते हैं, उससे अधिक नहीं रख सकते हैं। वो क्या कहलाता है, ऑथराइज कहलाता है। तो ऑथराइज करना क्या होता है कि कंपनी के द्वारा अपने पूंजी को अधिक से अधिक पूंजी को क्या कर लाता है, ऑथराइज करवा देता है। ऑथराइज कैपिटल को हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। कौन कैपिटल कहते हैं, कभी क्वेश्चन पूछ देता है ऑथराइज कैपिटल को हम दूसरा नाम क्या जानते हैं, तो ऑथराइज कैपिटल का दूसरा नाम होता है नॉमिनल कैपिटल। समझ में? तो इस सारे क्वेश्चन को आप पढ़िएगा नहीं, और इसको कोशिश कीजिए कि आप कॉपी में लिखें, वीडियो को रुक रुक के अगर लिख सकते हैं तो आप लिखेंगे नहीं। और फिर हम अगले क्लास में हम लोग आपको मिलते हैं। ये आज का अकाउंट का पहला क्लास था ये। फिर ऐसे ही हम क्लास में बराबर जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है शॉर्ट है, इस शॉर्ट को बताएंगे। जब शॉर्ट वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको हम लॉन्ग बताएंगे। जब लॉन्ग खत्म हो जाएगा तो उसके साथ साथ भी हम आपका जो प्रैक्टिकल से जो रिलेटेड है, जो अकाउंट का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, चाहे वो 2 नंबर में हो चाहे वो 5 नंबर में हो, उसको हम लेकर आएंगे। इसलिए आप लोग अगर आपको अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।